Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 जून 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डिएगो गार्सिया आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ एनपीसीआई ये हेल्प करता है हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि एनपीसीआई जो है इसने रुपे को लॉन्च किया है जो कि एक कार्ड पेमेंट स्कीम है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल वाला जो आर्टिकल है वो बेसिकली आज हमारे एडिटोरियल पर आया है, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे सेम सेक्स मैरिज के बारे में, कुछ इश्यूज़ के बारे में जो कि उससे रिलेटेड है। दूसरी चीज़, आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक पर आपको मिलने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करो। जैसे ही एडिटोरियल डिस्कशन पर हम पहुँचेंगे ना, वहीं पर मैं आपको आर्टिकल जो है थंबनेल वाला वो समझा दूंगा। उससे पहले कुछ और रेलिवेंट चीज़ें हमारे न्यूज़पेपर में फटाफट उसको कवर करते हैं। जैसे कि एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। क्या मेंशन किया जा रहा है, बात यहाँ पर की जा रही है रिटेल इन्फ्लेशन की। तो मई के महीने में, क्योंकि अभी यहाँ पे जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में वो सारी बातें बताई जाएंगी जो कि मई के महीने में हुई हैं। जैसे मई के महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा रहा है, मई के महीने में जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा है, मई के महीने में महंगाई कितनी रही है, वो सारा डेटा अगले महीने में पता चलता है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारा डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मई के महीने में कैसा कैसा यहाँ पर सिनेरियो रहा है इकोनॉमी को लेकर। अब बात आया है इन्फ्लेशन के ऊपर में। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट इज़, आपको पता होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन में जो महंगाई होती है, एक होलसेल इन्फ्लेशन होता है, एक रिटेल इन्फ्लेशन होता है। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है इसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत यहाँ पर जो मेजर है वो करते हैं। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है मई के महीने में वो अभी कम हुआ है, 4.25% तक यहाँ पर पहुँच चुका है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन की जा रही है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक मेन टारगेट है इन्फ्लेशन को एक टारगेट के अंदर में रखना, वो चीज़ें यहाँ पर आगे भी पॉसिबल हो पाई हैं। मतलब क्या है कि आपको पता होगा एक टारगेट रखा है आरबीआई ने कि जो हमारा इन्फ्लेशन, जो महंगाई होगी वो 4+-2 के अंदर रहेगी। अब ये 4+-2 का कॉन्सेप्ट क्या है, 4+-2 का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगाई है वो 6% होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, और कम से कम यहाँ पे अगर हो तो वो 2% होगी। तो जो महंगाई है वो 6 से 2% के बीच में रखनी है, इस प्रकार का टारगेट आरबीआई का है। अब हुआ क्या था पिछले साल 2022 में, आप अगर देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये मई 2021 का है, जनवरी 2022, जुलाई 2022 और ये भी मई 2023 जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हुआ एग्जैक्टली क्या कि जनवरी 2022 में आप देख पा रहे होंगे जो ये इन्फ्लेशन है वो काफ़ी तेज़ी से उठता हुआ चला गया। जुलाई में थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ था, लेकिन फिर वापस से यहाँ पर ये इंक्रीज़ हुआ। मैं आपको बता दूँ कि पिछले साल जो ये इन्फ्लेशन, जो महंगाई था वो 6% को क्रॉस करा हुआ था,
6% के पार चल रही थी, यानी कि जो टारगेट था 4+-2 का, उसके पार यहाँ पे महंगाई चल रही थी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर। लेकिन अब अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल से इस बार मई 2023 को, तो ये इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो चुका है, 4.25% पर आ चुका है। यानी कि जो हमारा टारगेट था 6% के अंदर रखना, वो टारगेट अभी हमारा बना हुआ है, उसी के अंदर हमारी जो महंगाई है वो अभी कंट्रोलेबल लेवल पर चल रही है। समझ गए? तो ये था यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। लेकिन क्या इतना इनफ होगा? नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपने याद नहीं रखना है कि हाँ मई 2023 के महीने में इतना परसेंट था महंगाई, कुछ नहीं याद रखना। ये परसेंटेज हमेशा चेंज होता है, हर महीने नया परसेंटेज आएगा। अभी जून का महीना खत्म होगा तो जुलाई में पता चलेगा कि हाँ जून के महीने में कितना इन्फ्लेशन था, होलसेल, उसके बाद यहाँ पर ये रिटेल, है ना। तो ये याद रखने की चीज़ें नहीं है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है या फिर इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई के पीछे के मेन कारण क्या होते हैं, यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर सकते हो, उसके बेसिस पर पढ़ना है। तो वो स्टैटिक डेटा पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। इवन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होती है ये आपको पता होगा। एक सिंपल से डेफिनेशन, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। जब जब हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे तो वो महंगाई कहलाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन इन्फ्लेशन के पीछे के मेन कारण क्या होते हैं, ठीक है, उन कारण को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जो पहला कारण होता है वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये क्या है, ये चीज़ आपने सुना भी होगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है जब किसी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका यहाँ पर जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि सप्लाई बहुत लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन सामान बहुत कम है। तो क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली उस सामान का जो दाम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकेंड जो कारण होता है वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है इसको समझते हैं। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट में ही बढ़ावा हो जाए तो क्या होगा, मार्केट में सामान महंगा उतरेगा। फॉर एग्जांपल, एक सामान बन रहा था, उसकी जो प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट आ रही थी वो 10 रुपये आ रही थी। अब उसको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे लागत लग रही है। तो सपोज़ यहाँ पे वो जो सामान है अब 12 रुपये का आ रहा है। तो 12 रुपये का अगर सामान आ रहा है तो मार्केट में भी तो महंगा उतरेगा ना। जैसे 10 रुपये का सामान आ रहा था तो मार्केट में सपोज़ 15 रुपये का आया। अब ये यहाँ पर 12 रुपये का सामान बन ही रहा है, इसमें लागत ही 12 रुपये की लग रही है, तो वो मार्केट में 17 रुपये का आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जब जब प्रोडक्शन के कॉस्ट में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए, तो उससे क्या होता है, दाम जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर थर्ड होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। आपने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी कम लोग यहाँ पर इसके बारे में सुनते हैं, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है, जब एक वर्कर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी जो सैलरी है, उसकी जो तनख्वाह है, उसके जो वेजेस है, उसकी जो मजदूरी है वो बढ़ जाए, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, है ना। अब महंगाई बढ़ रही है, वो भी चाहता है कि भैया जो मेरी सैलरी है वो भी बढ़े, है ना, ताकि वो सस्टेन कर पाए, जो जैसा मार्केट का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वो जी पाए। तो उस बेसिस पर भी आप देख पाओगे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। जब जब वर्कर्स एक्सपेक्ट करेंगे उनकी सैलरीज बढ़ें, उनकी जो मजदूरी है वो बढ़ें, है ना। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ठीक है। ये भी यहाँ पर हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है। समझ गए इस बात को? आगे आते हैं दोस्तों। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आपने लिखना है या कहीं पर भी डिजिटली स्टोर करना है। वो सारी नोट्स के फॉर्म में ये चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके अलावा उसके पीछे के कॉजेज़ क्या होते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है, उसको मापता कौन है। तो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, जो हमारी केंद्र सरकार अथॉरिटी है उसके थ्रू। यानी इंडिया के अंदर स्पेशली बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को, महंगाई को मेजर करने का काम करता है। इंडिया में इन्फ्लेशन को, महंगाई को 2 तरीके से नापा जा सकता है। एक तो WPI दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा तरीका है CPI दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब अपन रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर CPI की बात की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। मेन कारण क्या है इन्फ्लेशन के वो हमने डिस्कस किया। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि CPI एग्जैक्टली यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। आओ मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ हमें यही पढ़नी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो हमारे रिटेल बायर होते हैं, आप हो, मैं हूँ, जो कि हम लोग अपना डेली बेसिस पर जो सामान यूज़ करते हैं वो सामान परचेज़ करते हैं, अगर उस सामान के प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करेगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको रिलीज़ करता है। सीपीआई जो कैलकुलेट किया जाता है किस बेसिस पर? जो नॉर्मल फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डेली बेसिस पर इंडियन कंज्यूमर्स खर्चा कर रहे हैं, अपने डेली यूज़ के लिए सामान यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, उसके प्राइसेस के अंदर जो डिफरेंस होगा उसी को यहाँ पर सीपीआई कैलकुलेट करता है। ये बात आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार में टाइप्स हैं। जैसे एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए अलग होता है और रूरल लेबरर के लिए अलग होता है। ये जो ऊपर के तीनों इंडेक्स हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनको कौन तैयार करता है? लेबर ब्यूरो तैयार करता है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में वो आता है। कौन तैयार करता है? लेबर ब्यूरो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस किस को? इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर को लेबर ब्यूरो रेडी करता है। उसके अलावा जो लेबर ब्यूरो है वो एक नई सीरीज़ भी लेकर आएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर करके यहाँ पर एक नई सीरीज़ भी लाने के ऊपर यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा दो और यहाँ पर इंडेक्सेस होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन और रूरल, शहर के लिए और गाँव के लिए। ठीक है, ये जो दोनों इंडेक्सेस होते हैं इनको तैयार किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। सीपीआई का जो बेस ईयर होता है वो 2012 होता है। हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की जो नई सीरीज़ है वो भी यहाँ पे रिलीज़ की है। इवन आपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नाम सुना होगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था जब मैंने रेपो रेट के बारे में बताया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या होता है? हमारे देश में जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, महंगाई है, इसको कंट्रोल करने का काम करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला डेटा यूज़ करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो आप समझ रहे होंगे सीपीआई इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2015 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है उसको कौन सी बॉडी पब्लिश करती है? ऑप्शन ए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन सी द लेबर ब्यूरो या फिर ऑप्शन डी द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी द लेबर ब्यूरो। अभी तो आपने पढ़ा था ऊपर, है ना, कि ये वाला जो इंडेक्स है इसको हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है खासकर जो द लेबर ब्यूरो है वो यहाँ पर इसको रिलीज़ करता है। आई होप दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ये दो पिक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ में, आप पीडीएफ से ये पिक्चर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी कि सीपीआई का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या होता है। सीपीआई तो आपने समझ लिया। डब्ल्यूपीआई में जब हम होलसेल में सामान को परचेज़ कर रहे होते हैं, इकट्ठा थोक में बल्क में परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उस सामान के जो प्राइसेस के अंदर चेंजेस होता है वो चीज़ यहाँ पर मेजर करता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सीपीआई को कौन पब्लिश करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड लेबर ब्यूरो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जो कि सीपीआई को पब्लिश करती हैं। डब्ल्यूपीआई को कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इंपॉर्टेंट। इसका बेस ईयर 2012 है, इसका बेस ईयर भी 2011-12 है। ठीक है, सीपीआई पब्लिश किया जाता है मंथली बेसिस पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है डब्ल्यूपीआई, ये भी यहाँ पर ओवरऑल इंडेक्स जो है मंथली बेसिस पर आपको रिलीज़ होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब इसके सोर्सेज क्या हैं वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे सीपीआई में कौन प्राइस पे करता है? कंज्यूमर प्राइस पे करते हैं, ना, कंज्यूमर ही सामान को परचेज कर रहे हैं। डब्ल्यूपीआई में होलसेल डीलर और मैन्युफैक्चरर्स प्राइस को पे करते हैं। कितने आइटम सीपीआई में कवर किए गए हैं? तो 448 आइटम्स रूरल एरियाज़ में, गाँव वाले एरिया में, 460 आइटम्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में कवर किए गए हैं, यानी जो सीपीआई के बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में 697 आइटम्स को कवर किया गया है, जिसमें प्राइमरी, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को? नाउ आगे आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। देखो आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया यार, मैं कल काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, है ना, मदर का चेकअप था, तो मम्मी के चेकअप में ही सारा समय लग गया, तो उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया। मैं फिर मतलब सुबह ही आया हूँ घर पे, तो इस चक्कर में यार थोड़ा डिले हो गया, मैं लेट गया थोड़ी देर, तो फिर उसके बाद जो है अभी यहाँ पर ये सब कुछ तैयार किया है, अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बट वीडियो मिल जाएगा इतनी गारंटी है, तो स्किप नहीं करेंगे। और काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए, मतलब कि मैं देखता हूँ यार ये जो सीरीज़ है इसको इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, द हिंदू की सीरीज़ को। इतने सारे लोग यहाँ पर मैसेजेस कर चुके हैं सुबह से, सर क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। मैसेजेस पे मैसेजेस मेरे पास में आते रहें, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सभी जगह पर। तो सभी लोगों को यार बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं।
ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि एक पेड ग्रुप भी है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 499 रुपीज़ में फॉर लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। आपने केवल एक ही बार पैसा खर्चना है, उसके अलावा कभी भी लाइफ में दोबारा सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाना ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। बट आपने यहाँ पर एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करके उस ग्रुप में ऐड हो जाना है। उस ग्रुप में सारा कंटेंट आपको मिल जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो जो इन्फॉर्मेशन दिखाई थी स्क्रीन पर नीचे की साइड में, जो पिक्चर दिखाया है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ ग्रुप के अंदर पेस्टेड मिल जाएंगी। आपने कोई PDF की रिक्वायरमेंट, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसको लेकर एक डेमो वीडियो अपलोडेड है, आप उस डेमो वीडियो को देख लेना। डेमो वीडियो कैसे देखना है, यूट्यूब पर जाना, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन करके आपको टाइप करना है, मेरा वीडियो मिलेगा, 4 दिन पहले वीडियो अपलोड किया गया है, उसको देख सकते हो। बाकी मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पेड ग्रुप डेमो करके मैं वो लिंक दूंगा नीचे, आप उस ग्रुप को एक बार चेकआउट कर सकते हो। उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो कि क्या बेनिफिट्स आपको 499 में मिल रहे हैं। उसके बेसिस पर आप जाके यहाँ पर ऐड हो सकते हो। ऐड होने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पे इस वाले नंबर पर एक मैसेज करना है 8534873368। ये जो नंबर है, इस नंबर पर एक मैसेज करना कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो उस मैसेज के बेसिस पर यहाँ पे आपको रिप्लाई आएगा, आपको बताया जाएगा पेमेंट का प्रोसेस, उसके बाद में लिंक दिया जाएगा जिसके बेसिस पर आप ग्रुप में ऐड हो सकोगे। PDF जो है हिंदी माध्यम में भी अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो 10 जून, 11 जून, 12 जून ये 3 दिन की PDFs ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आज की भी अपलोड होगी, रोजाना बेसिस पर वो PDFs आपको मिलती रहेंगी जो हिंदी में मिलेंगी। ठीक है, हिंदी वाली PDFs भी अपलोड हो रही हैं। और ऑब्वियस ही बात है, आगे आप 2024 के लिए या 2025 के लिए अटेम्प्ट के लिए तैयार हो रहे होंगे, तो उसके लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर चाहिए होगा। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए भी जो PDFs हैं वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अभी 3 दिन हुए हैं लेकिन रेगुलर मिलते रहेंगे। जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक बेस्ट समय है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी जून के समय से करंट अफेयर तैयार करना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1 साल पहले के चाहिए भाई, आप करेक्ट समय 1 साल पहले से ही चल रहे हो। ठीक है, बाकी दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो, हमेशा करवाते हो, आज भी करवाना है। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ना है। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़कर जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर शेयर कर सकते हो, मतलब जो क्वेरीज़ हैं वो शेयर कर सकते हो। अगर मेरे पास, जैसे देखो, जब ऊपर की क्वेरीज़ होती है ना भाई, मेरे पास समय थोड़ा सा कम रहता है, तो जब ओपन करता हूँ तो ऊपर की क्वेरीज़ मैं सॉल्व कर देता हूँ। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले ही क्वेरीज़ कर रखी है, वो भी पूछते हैं सर मेरा रिप्लाई कब करोगे। जब उनका मैसेज आता है तो उनका मैसेज ऊपर हो जाता है, तो उनके रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो जिनकी क्वेरीज़ बहुत पहले की पड़ी हुई हैं वो रिप्लाई एक बार कर देना, दोबारा से यहाँ पर सेंड कर देना, जिससे आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पे पॉसिबल हो पाएगा तो मैं जल्दी आपका रिप्लाई कर दूँगा। इस वाले आर्टिकल को हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे। कोविन पोर्टल को लेकर ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, और भी कुछ खास आर्टिकल से पहले उनको कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये वाले। सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, चाइना जो है कुड हैव एज मैनी ICBMs एज US और रशिया बाय टर्न ऑफ डिकेड, थिंक टैंक। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि चाइना ने जैसे न्यूक्लियर वॉर के अंदर अपना जो कह सकते हो प्रोग्रेस किया है ना, जिस बेसिस पर वो तेज़ी से बढ़ा है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर US, रशिया सभी को पीछे पछाड़ देगा चाइना और सबसे आगे निकल जाएगा। अब हुआ क्या, सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। किसकी? सिप्री की। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले सिप्री के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, पूछा जा सकता है। तो सिप्री एक प्रकार की इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको बनाया गया है मेनली रिसर्च के लिए। ये रिसर्च करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल या डिसआर्मामेंट को लेकर। इस बॉडी को 1966 में इस्टेब्लिश किया गया है, खासकर स्टॉकहोम के अंदर में। अच्छा, स्टॉकहोम कहाँ पर है, कौन से देश में है, बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में स्टॉकहोम कौन से कंट्री के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो सिप्री क्या करता है, हमें काफ़ी सारा डेटा प्रोवाइड करवाता है, काफ़ी एनालिसिस, रिकमेंडेशंस देने का काम करता है, जो हमारा पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स जो हैं उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं, खासकर हथियारों को लेकर कि कौन कौन से वेपन्स हैं, किस किस के पास में कितना वेपन्स का ट्रेड हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादा रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करता है सिप्री। तो सिप्री ने अभी यहाँ पर बोला है कि हमारे दुनिया में 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, 9 ऐसे देश जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और वो 9 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। और साथ ही साथ में इजराइल को भूल रहे हैं, इजराइल भी है। तो 9 कंट्रीज़ आपको ये देखने को मिलेंगे जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनके पास में अभी
कितने वेपन्स तैनात कर रखे हैं और कितने वेपन्स स्टोर्ड हैं, उसको लेकर यहाँ पे कुछ डेटा सिप्री ने रिलीज़ किया है। तो उसमें टॉप पर आता है यूएस के पास में जो वेपन्स हैं वो लगभग अभी जो तैनात वेपन है वो 1770 हैं, स्टोर्ड वेपन जो है वो 1938 है। रशिया के पास में जो डिप्लॉयड वेपन है 1674 है, स्टोर्ड 2815। यूके के पास में 120, स्टोर्ड 105। फ्रांस के पास में 280 डिप्लॉयड हैं, 10 जो है स्टोर्ड हैं। चाइना के पास में स्टोर्ड केवल 410 है। इंडिया के पास में स्टोर्ड 164 है। पाकिस्तान के पास में 170, नॉर्थ कोरिया के पास में 30 और इजराइल के पास में 90। ये खुद यहाँ पर सिप्री का जो डेटा है वो ये बताता है। अब चाइना के ऊपर स्पेशल फोकस क्यों किया गया है मैं आपको ये बताता हूँ। क्या लिखा है चाइना के ऊपर इसलिए स्पेशल फोकस किया गया है क्योंकि पिछला साल अगर हम देखें जनवरी 2022 को देखोगे तो चाइना के पास में केवल 350 वॉरहेड्स थे। 350 यहाँ पर ये वेपन देखने को मिलेंगे, जबकि अभी जून 2023 के अंदर में ये 410 हो चुके हैं। तो काफ़ी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर इन्होंने ये जो नंबर है वो इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार से डेवलपमेंट होता रहा, ये प्रोग्रेस करता रहा चाइना, तो आने वाले समय में 10 सालों में रशिया, यूएस, यूके इन सबको पछाड़कर चाइना नंबर 1 बन जाएगा अपना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में। अच्छा, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं दोस्तों? आपको पता होगा बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसे चलती हैं। मान लो यहाँ से आपने लॉन्च करना है, ये आपका टारगेट है, तो इस प्रकार से उनका पाथ होता है। एक बार आपने छोड़ा तो वो एनवायरमेंट से बाहर जाएंगी, उसके बाद एंटर करेंगी, अपने टारगेट पर आकर वो बाद में हिट करेंगी। ठीक है, लेकिन ये इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब है इन मिसाइल्स की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका दूसरा कॉन्टिनेंट हो गया, तो एशिया से अफ्रीका के ऊपर आप मिसाइल दाग सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाने वाली मिसाइल्स कहलाती हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस मामले में चाइना कहीं ना कहीं आगे निकल सकता है। हम ऐसे आसार देख रहे हैं चाइना को लेकर, ऐसा यहाँ पर बोला गया, क्योंकि सभी कंट्रीज़ में इतना तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं हुआ है जितना तेज़ी से प्रोग्रेस चाइना ने किया है अपने वेपन्स को लेकर। समझ गए ये बात? बस खाली एग्जाम के लिए सिप्री के बारे में ध्यान रखना, इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई डिटेल में डेटा आता है तो मैं आपके साथ में ज़रूर से डिस्कस करूँगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ वाले सेक्शन से आप लोग लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है पोषण ऐप की। पोषण यानी न्यूट्रिशन, है ना? तो जो पोषण ऐप है ये हमारे माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं? जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी जगह पर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये जो ऐप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये काफ़ी मदद कर रहा है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स की, उनको आंगनवाड़ी सर्विसेज देने में ड्यूरिंग रीलोकेशन, यानी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि लगभग 57,000 से ज़्यादा, कितने 57,000 से ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वन नेशन वन वोट आंगनवाड़ी प्रोग्राम के अंदर में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसके तहत अगर एक व्यक्ति अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में काम करने के लिए जा रहा है तब भी उसको यहाँ पे जो सरकार के बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं। खासकर बच्चों को जिनकी उम्र 6 साल से कम है, प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, ऐसी मदर जिन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है, अब वो बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है। तो इन सभी कैटेगरीज़ के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। भले यहाँ पे उन्होंने अपना स्टेट क्यों ना चेंज कर दिया हो, भले क्यों ना वो माइग्रेंट वर्कर्स हों। तो वो यहाँ पे बताया गया कि पोषण ऐप अब इस बेसिस पर भी काम करने लगा है कि माइग्रेंट वर्कर्स की भी यहाँ पर जो हेल्प है वो हो पा रही है। एक जगह छोड़ कर वो दूसरी जगह पर काम करने के लिए जा रहे हैं तो उनको अच्छी खासी हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि एक इम्प्रूवमेंट हमने पोषण अभियान के अंदर पे देखा है। ये सारा काम ना पोषण अभियान के तहत ही किया जा रहा है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसके बाद 8.66 लाख कुछ इस प्रकार के जो फ़ोन्स हैं वो ऑलरेडी हमारी राज्य सरकारों ने, यूनियन टेरिटरीज़ ने परचेज़ किए हैं इनको देने के लिए। लगभग 6.5 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई है ताकि यहाँ पर आगे वो जो है इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। यानी आंगनवाड़ी सर्विसेज जितनी अच्छी होंगी उतनी ज़्यादा ही लोगों को वो सपोर्ट मिल पाएगा। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर करने के ऊपर एक मेन फोकस किया गया है और ये सारा काम पोषण अभियान के अंडर में किया गया। पोषण अभियान जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके अंदर में 10.6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि इस अभियान के बेनिफिट्स को उठा रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 47.6 लाख के आसपास लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो कि महिलाएं एक ऐसी कंडीशन में जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं। 7.48 करोड़ प्रेग्नेंट वेमेन हैं और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो सारे बच्चे हैं जिनको पोषण अभियान में अभी के समय पर कवर किया गया है। बट एक डेवलपमेंट हुआ है इस अभियान का, इस वजह से ये न्यूज़ में है।
क्या इतना पढ़ना काफ़ी रहेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल काफ़ी नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ पे स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो हमने न्यूज़ ही न्यूज़ पढ़ ली, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है? न्यूज़ को आपने स्टैटिक डेटा से, बैकग्राउंड डेटा से लिंक करना है। समझना होगा पोषण अभियान क्या है। अब की बार आपने देखा होगा जननी सुरक्षा योजना को लेकर सवाल बना था। ऐसे एक दो स्कीम को लेकर और यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल पूछा था। उसके पीछे का रीज़न ये था, वो योजनाएं चर्चा में थीं, लेकिन आपने ऐसे ही ऊपर ऊपर से वो आर्टिकल उसको लेकर खबर पढ़ ली थी, लेकिन उसकी अंदर की गहराई योजना के बारे में नहीं पढ़ा। इस चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। समझ गए इस बात को? तो अब पोषण अभियान है क्या, आओ इस मामले को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखो, पोषण अभियान को हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर दोनों नाम आ जाते तो दोनों में हम लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, पर ये दूसरा है, लेकिन इंग्लिश में इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से जान रहे हैं। इस अभियान को लॉन्च किया गया था सरकार के थ्रू 8 मार्च 2018 को। ये जो अभियान है, इसका मेन टारगेट क्या है? स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को ठीक करना। अब स्टंटिंग, ये अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? देखो, मेन चीज़ क्या है ना, जो माल न्यूट्रिशन है, यानी एक अच्छा खाना, एक होता है खाना नॉर्मल तरीके से, एक होता है पोषण भरपूर खाना जिसमें पोषण हो काफ़ी सारे। तो वो पोषण वाला खाना सभी लोग को देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पोषण वाला खाना, न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता है ना, तो एक व्यक्ति की जो उम्र के हिसाब से उसकी जो हाइट है वो कम रह जाती है, उसको स्टंटिंग बोलते हैं। और एक व्यक्ति की, एक बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वेट कम हो जाता है, वेट कम रहता है तो कहीं ना कहीं उसको वेस्टिंग बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन नज़र आती हैं जब एक अच्छा खाना उसको नहीं मिलता है। तो चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? जब एक पर्सन के, महिला के बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो वो एनीमिया कहलाता है। तो इस पोषण अभियान का मेन टारगेट यही है, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया को कम से कम करना, रिड्यूस करना, स्पेशली बच्चों में, महिलाओं में और एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि टीन एज से यहाँ पर गुजर रही हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा इस मिशन का मेन टारगेट क्या है? जो बच्चों में स्टंटिंग है, खासकर ऐसे बच्चे जो 0 से 6 साल के हैं, 6 साल तक के बच्चे हैं, उनमें स्टंटिंग को यहाँ पर कम करना। उसके अलावा पोषण अभियान का मेन मकसद है जो सर्विस डिलीवरीज़ हैं, उसके अलावा इंटरवेंशंस हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। ये भी यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। सवाल यहाँ पर यह कि पोषण अभियान की ज़रूरत क्यों थी? ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स हमें बताती हैं। भैया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की रिपोर्ट देख लो। यहाँ पे बोला है इंडिया में जो स्टंटिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। स्टंटिंग मतलब बच्चे की जो हाइट है, बेसिकली हाइट के हिसाब से, मतलब उसकी जो उम्र के हिसाब से हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाएगी, है ना। इस प्रकार के केसेस कई सारे हैं। काफ़ी सारे बच्चे अंडरवेट से गुजर रहे हैं। अंडरवेट मतलब उम्र के हिसाब से वज़न बहुत ही ज़्यादा कम है। चाइल्ड वेस्टिंग से गुजर रहे हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे देख पाओगे कई सारे जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से गुजर रही हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो इसको टैकल करने के लिए जो ये पोषण अभियान है ये चलाया गया था। पोषण अभियान के साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट आपको इनिशिएटिव्स देखने को मिल जाएंगे जो कि न्यूट्रिशन की पूर्ति को लेकर काम करते हैं, जैसे एनीमिया मुक्त भारत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब यूपीएससी ने 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, यानी यही पोषण अभियान जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर आपने पोषण अभियान पढ़ा है तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपने केवल ये आर्टिकल पढ़ लिया था, ये बैकग्राउंड नहीं पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती थी। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को लेकर 4 स्टेटमेंट्स हैं, बता दो कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इस मिशन का मेन मकसद है कि जो खासकर प्रेग्नेंट वेमेन है, लैक्टेटिंग मदर हैं, इनमें यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है उसको लेकर एक जागरूकता फैलाना, सही बात है, अभी पढ़ा है। दूसरा, जो एनीमिया के इंसिडेंसेस हैं खासकर बच्चों में, एडोलेसेंट गर्ल्स में, वेमेन में, इसको रिड्यूस करना, कम करना, सही बात है, अभी पढ़ा था। उसके अलावा तीसरा, जो मिलेट्स का कंजम्पशन है, जो मिलेट्स हमारे बाजरा, जोवर, ये जो चीज़ें हैं, मिलेट्स हो गए, मोटे अनाज, कोर्स सीरियल्स, अनपॉलिश राइस, इसके कंजम्पशन को बढ़ावा देना, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है हमने। फोर्थ स्टेटमेंट, जो पोल्ट्री एग्स होते हैं, अंडे के कंजम्पशन को प्रमोट करने का काम करता है ये मिशन, ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं पड़ा था। मतलब पहले के 2 स्टेटमेंट सही लग रहे हैं और लास्ट के 2 स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं इन 4 में से, और यही सही उत्तर है। नीचे आपको अगर ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इसमें 1 और 2 वाला ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, तो 1 और 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर ना। उसके बाद आते हैं बिजनेस पेज पर, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट आर्टिकल्स को। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये वाला आर्टिकल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ये भी हर महीने आता है, हर महीने आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मई का महीना ख़त्म हुआ, हम जून में आ गए,
तो मई के महीने में हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा रहा है, हमारी जो भारत की 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे ग्रो की हैं, वो डेटा आया है। अब जैसे जून का महीना ख़त्म हो जाएगा तो जुलाई में पता चलेगा कि हाँ जून के महीने में हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना रहा, जो 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने किस प्रकार से अपनी ग्रोथ को हासिल किया है। ठीक है, तो अभी क्या है, यही बताया जा रहा है कि जो पिछला महीना था हमारा मई का महीना, ठीक है, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना रहा। खासकर अप्रैल का भी डेटा दिया गया है, तो अप्रैल में हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 4.2% से ग्रो किया है। ठीक है, यानी कि इससे पहले अप्रैल से पहले अगर हम बात करें तो लगातार 5 महीने से ज़्यादा कुछ ग्रोथ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में नज़र आ नहीं रही थी, लेकिन अप्रैल के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पर नज़र आया है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है। तो अप्रैल की ग्रोथ में हमारी जो 8 मेन इंडस्ट्रीज़ है वो बेहतरीन तरीके से ग्रो की हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्री है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री में थोड़ा सा गिरावट नज़र आया है। ठीक है, अनसीजनल रेन की वजह से, क्योंकि बिना बुनियाद की बारिश हो रही है, बिना मौसम की, उसकी वजह से पावर डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। उसके अलावा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ही अफेक्ट हुआ है मेजरली, लेकिन उसके अलावा अगर हम अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स को देखें तो बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ ज़रूर से नज़र आया है। तो सवाल पहले यही उठता है कि सर ये 8 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं कौन कौन सी। तो दोस्तों इकोनॉमी के अंदर में मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ ये कहलाती हैं। सबसे पहला कोल सेक्टर, फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, तो आप देख पा रहे होंगे रिफाइनरी सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, 28.4% का वेटेज है इसका। दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी है, 19.85% का जो है वेटेज आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के बाद में थर्ड नंबर पर स्टील सेक्टर आ जाता है। फिर स्टील के बाद देखो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है वेटेज के मामले में, वो है हमारा कोल सेक्टर। कोल के बाद कौन सी बड़ी है, यहाँ पर क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल वाली इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, सबसे बड़ी रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी। गिरावट अभी किस में देखने को मिली थी, इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्री में। तो 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम तो ध्यान रखने हैं, कई सारे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में ये जो नाम है डायरेक्टली पूछे गए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया, नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अभी ये जो इंडेक्स रिलीज़ हुआ है दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये जो इंडेक्स है ना, ये बेसिकली एक प्रकार का इंडिकेटर है जो कि हमें ये दिखाता है कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखने को मिला है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कितना हुआ है, वो चीज़ें दर्शाने का काम करता है। तो अभी इंडस्ट्रियल ये जो प्रोडक्शन इंडेक्स है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसी के अंदर अप्रैल के महीने में 4.2% का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरी चीज़ जो एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखनी है कि इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, तो इसको कंपाइल करने का काम, इसको पब्लिश करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आती है, जिसका मेन काम इन्फ्लेशन को लेकर भी है। ठीक है, तो CSA को मेन काम यह है और इस डेटा को हर महीने यानी मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है, ये भी एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में जो हमारी सेक्टर्स है, कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या, देखो इंपॉर्टेंस यही है कि जब ये इंडेक्स आएगा, जब ये डेटा आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पता चला अप्रैल के महीने में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी बढ़िया ग्रो किया है, कौन कौन से सेक्टर ने ग्रो किया, कौन सा सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसके बेसिस पर ये डेटा जो है हमारी सरकारी एजेंसीज़ यूज़ कर सकेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग जो नई नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसको लेकर यहाँ पे यूज़ किया जा सकेगा, है ना। हमारा जो खासकर ग्रोथ है, हमारी देश की जो GDP है, इकॉनमी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इसका डेटा का यूज़ किया जा सकेगा। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है IIP का। अब देखो UPSC ने 2015 में ना इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का मेन इंडेक्स है, इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन या फिर स्टील प्रोडक्शन, बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो रिफाइनरी पढ़ा था, रिफाइनरी सबसे बड़ा है, 28 समथिंग था कुछ। हाँ, लेकिन रिफाइनरी अभी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2015 में इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा था। और हर बार यहाँ पर ये चेंज होता रहता है, ये आपने ध्यान में रखना है, बट 2015 के हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर।
ना दोस्तों आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आज के एडिटोरियल में कुछ ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें नहीं हैं, अच्छी बात है। एक आर्टिकल ये है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको कवर नहीं करेंगे। अब आप कहोगे क्यों? देखो, अभी थोड़े दिनों पहले, जैसे मैंने बोला ना, कई बार हम अपने न्यूज़पेपर से कभी कभी आगे भी चल जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने अभी आपको थोड़े दिनों पहले एक आर्टिकल दिखाया था। उससे पहले ये वाला देखो, जो जनरेटिव एआई है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी के बारे में राइटर ने बताया है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों है, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं एजुकेशनल पर्पज़ से, क्या इसके नुकसान हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर राइटर ने समझाई हैं। और ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी कवर किया है। कब कवर किया है? आज तो है हमारी 13 जून, हमने ये आर्टिकल 7 जून को कवर किया था। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, तो आज वैसे वीडियो लेट हो चुका है, हम काफ़ी डिले चल रहे हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी इसको लेकर डेटा प्रोवाइड करवा चुका हूं। और मुझे लगता है मैंने आपको इसके ऊपर आंसर राइटिंग भी करवाई है। 7 तारीख की जो आंसर राइटिंग आप लोगों ने की थी ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर की थी। तो इस पर दोबारा से दिमाग मारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को पढ़ा, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, यूट्यूब पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना 7 जून 2023 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय दीपक यादव। आपको वीडियो मिल जाएगा जिसका थंबनेल लगा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इवन मैंने थंबनेल ही इस टॉपिक को लेकर लगा रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में संभावना है या फिर खतरा है। ठीक है, तो करना क्या है, वो वीडियो ओपन करना। वीडियो ओपन करने के बाद में मैं आपको टाइम बताता हूँ किस टाइम पर जाना है। वीडियो को ओपन करने के बाद में दोस्तों 41 मिनट 41वां मिनट 11वें सेकंड पर पहुँच जाना। 41वां मिनट 11वें सेकंड पर जैसे आप पहुँचोगे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। आप 10-15 मिनट में वहाँ से आर्टिकल को कवर कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे दोबारा से टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल ज़रूर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। जो समलैंगिक विवाह का मुद्दा है, लंबे समय से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इसमें इक्वालिटी, प्राइवेसी का क्या बहुत बड़ा रोल है, जो समलैंगिक, जो सेम सेक्स वाले जो पीपल्स हैं, वो कितनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर वो फेस कर रहे हैं, है ना, क्या क्या हमारे कानून आए हैं, क्या क्या हमारे जो बड़े बड़े केसेस हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो एक एक करके समझेंगे सेम सेक्स मैरिज का मैटर क्या है आखिरकार। और दूसरी चीज़, आपको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और एक और चीज़, जो आज का मेंस का क्वेश्चन होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा, तो बहुत ध्यान से आपने चीज़ों को सुनना है। देखो, पिछले कुछ सालों में, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ इससे पहले, हुआ ना दोस्तों, हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली यहाँ पर कुछ पिटीशंस जारी की गई और मांग ये की गई कि भैया जो सेम सेक्स मैरिज है इसको लीगैलिटी दी जाए, कानूनी तौर पर इसको एक मान्यता दी जाए। सेम सेक्स मैरिज को एक मान्यता मिलनी चाहिए। इस प्रकार की जो मांग है वो लंबे समय से चल रही है। इस प्रकार की कई सारी जो दलीलें हैं वो पेशकश की गई हैं कोर्ट के अंदर में। केंद्र सरकार ने भी देखो इस मामले को लेकर अपने अगेंस्ट में पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जो ये सेम सेक्स मैरिज है इनको यहाँ पर मान्यता दी जाए। हुआ एग्जैक्टली क्या कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ कई सारी पिटीशंस आ गई, दूसरी तरफ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है कहना वो सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इससे कई सारे जो धार्मिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे, उनकी राय भी लेनी चाहिए। जो कानून है, परंपराएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। इससे जो खासकर जो मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये अफेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। इस मामले पर कई सारी और भी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में यहाँ पर कुछ कहना ज़रूरी रहेगा, ऐसे ही नहीं कहना ज़रूरी रहेगा। सरकार की इवन अपील भी यहाँ पर ये रही है। सरकार ने अपील करके ये बोला कि इस मामले को लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधियाँ हैं उन पर छोड़ देना चाहिए, यानी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। वो यहाँ पर समझते हैं इन चीज़ों को। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे समझ रहे हैं कि अगर सेम सेक्स मैरिज को ये मान्यता दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं सामाजिक संस्था के विचार के खिलाफ हो जाएगा ये, है ना। तो ऐसा भी यहाँ पर कहना है। तो इस चक्कर में इसके लिए होगा क्या, कई दिनों से जो है डिस्कशन चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ना कभी भी अपना डिसीजन दे सकता है कि करना क्या है सेम सेक्स मैरिज का, क्योंकि लंबे समय से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले साल से ही जो है ये मामला अटका पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो मान्यता दी जाए या ना दी जाए, इसके ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जल्द ही जो है कुछ ना कुछ कहने वाला है, और जैसे ही कहेगा वो सारे आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन डाल के, वो क्यों की जा रही है। काफ़ी सारे लोगों का कहना यह है, देखो हुआ क्या कि जो समलैंगिक शादी है ना, इसको मान्यता नहीं मिलने से हो क्या रहा है कि जो खासकर सेम सेक्स मैरिज वाले पीपल हैं उनको गोद लेने में, सरोगेसी में बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं, उनके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं, LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपना जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 4 है, वो किन्हीं भी 2 नागरिकों को विवाह करने की इजाज़त देता है।
लेकिन उसी स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सब सेक्शन सी है, वो सब सेक्शन सी क्या बोलता है कि केवल पुरुषों और महिलाओं को शादी की इजाज़त है। लेकिन सेक्शन 4 को जब आप देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किन्हीं भी दो नागरिकों को विवाह करने की इजाज़त है। तो कोई भी दो नागरिक बोले गए, ना कि स्पेशली पुरुष और महिला। स्पेशली पुरुष और महिला के बारे में सब सेक्शन सी में बोला गया है। तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई कि भैया हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमें शादी करने की जो कह सकते हो कि परमिशन है वो देता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कानूनी मान्यता अभी भी नहीं दी गई है। तो ऐसे में कई सारे लोगों का कहना यह है कि जो समलैंगिक विवाह है, सेम सेक्स मैरिज है, इसको मान्यता देकर कानून को जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। ठीक है, किसी भी एक जेंडर के प्रति एक कानून डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, क्योंकि हम बात करते हैं संविधान में इक्वालिटी की, तो वो सभी को इक्वालिटी के तौर पर देखा जाए। इस प्रकार की बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के पिटिशंस के अंदर में। समझ गए इस बात को। अब दोस्तों थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई सारे देश ऐसे हैं आज भी जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, उसके बाद क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, माल्टा, जर्मनी। ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो सेम सेक्स मैरिज है वो लीगल है, कानूनी तौर पर वहाँ पे मान्यता दी गई है। ठीक है, ये चीज़ एग्जैक्टली बोल दी गई। उसके अलावा बोला ये जा रहा है कि पहले भी कई सारे स्टेप्स उठाए गए। देखो पिछले कुछ सालों में कई सारे देश हैं, चाहे वो इंडिया हो और कोई और देश हो, उन्होंने कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअल, सेम सेक्स मैरिज, इस प्रकार के जो मैटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा उठाए हैं। सितंबर 2018 में आपको पता होगा कि जो इंडियन पिनल कोड के अंदर में सेक्शन 377 है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, तो सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो सेक्शन 377 था, जो कि इसको क्रिमिनलाइज करता, यानी इसको एक अपराध घोषित करता था, उसको यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तभी से जो होप है वो LGBTQIA+ कम्युनिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, उनकी मांग है कि हमें भी यहाँ पर इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये LGBTQIA होता क्या है? यह है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्सुअल, एसेक्सुअल प्लस, ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। देखो इनको मान्यता देने की बात, इनको एक पहचान देने की बात जो है ना, इतिहास अगर आप देखोगे तो इतिहास काफ़ी पुराना है। बात है 1861 की। 1861 में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं नेचर के अगेंस्ट में माना। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ थी, होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है, इसको यहाँ पे अपराध मान लिया गया IPC के सेक्शन 377 के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी अपराध घोषित ना करने की यहाँ पर ऑर्डर दी। होमोसेक्सुअल वो समझ रहे हो ना, समलैंगिक, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। उसके अलावा 1977 में जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शकुंतला देवी जी पब्लिश करती हैं फर्स्ट लेडी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। अब होमोसेक्सुअल्स को लेकर जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। 1994 में कह सकते हो कि जो ये होमोसेक्सुअल्स है इनको एक वोटिंग राइट दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया एज अ थर्ड सेक्स। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ट्रांसजेंडर पीपल का जो पूरा इशू है उसको रूल करते हुए ट्रांसजेंडर पीपल के लिए बोला गया कि इनको थर्ड कैटेगरी ऑफ अ जेंडर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी में यहाँ पर इनको रखा जाएगा, इस प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली गई। फिर साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो हमारे देश के LGBTQ कम्युनिटी को लेकर पूरा मामला था, इसको लेकर यहाँ पर एक केस देखा। फिर उस समय पर यहाँ पे बोला कि देखो इनके पास में फ्रीडम है, छूट है कि अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को वो सेफली एक्सप्रेस कर सकती हैं, ये बात भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई थी। फिर 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 था, जिसने होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया था, एक अपराध घोषित किया था, इस चीज़ को हमने स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस सेक्शन को ख़त्म कर दिया। फिर 2019 में पार्लियामेंट ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लेकर आया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि खासकर जो ट्रांसजेंडर पीपल है ना, इनके राइट्स का भी ध्यान रखा जा सके, इनके जो हक हैं उसकी सुरक्षा की जा सके, उनके वेलफेयर के ऊपर फोकस किया जा सके, इस प्रकार का जो एक्ट है वो भी लेकर आया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा जिक्र जो है, थोड़ा इंपॉर्टेंस जो है LGBTQ कम्युनिटी को लेकर थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि काफ़ी सारे केस ऐसे हैं जहाँ पर LGBTQIA कम्युनिटी को लेकर उनके जो राइट्स हैं वो थोड़े थोड़े मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 14 है हमारे संविधान के अंदर में, वो इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी की। सभी लोग यहाँ पर समान हैं लॉ के सामने, कानून के सामने, और वो इंडिया के अंदर में सभी क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के ऊपर लागू होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो LGBTQ कम्युनिटी है, होमोसेक्सुअलिटी है,
सभी को यहाँ पर इक्वालिटी देने की बात करता है। फिर एक केस और होता है शैफिन जहान वर्सेस अशोक केएम। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर एक केस देखने को मिलेगा 2018 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चॉइस ऑफ अ पार्टनर इज़ अ पर्सनस फंडामेंटल राइट एंड इट कैन बी अ सेम सेक्स पार्टनर। ठीक है, यानी कि एक पर्सन की जो चॉइस है वो उसकी खुद की चॉइस है, वो एक फंडामेंटल राइट है, उसका खुद का अधिकार है उसका वो, और उसमें वो सेम सेक्स पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, समलैंगिक वाले यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर 2018 में बोली गई। फिर एक केस और आया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 2014 का केस था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं इनको एक थर्ड जेंडर की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, एक थर्ड जेंडर की तरह रिकग्निशन देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई मेडिकल या सोशल इशू नहीं है, एक ह्यूमन राइट इशू है। तो थर्ड जेंडर की तरह यानी कि जैसे मेल फीमेल और थर्ड जेंडर में ट्रांसजेंडर की कैटेगरी को यहाँ पर रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब बात यहाँ पर यह भी है ना कि इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की बात इसलिए की जा रही है हर जगह पर क्योंकि LGBTQIA कम्युनिटी वाले जो पर्सन्स हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज के समय पर फेस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम मार्जिनलाइजेशन यानी रेसिज्म वाला, सेक्सिज्म, पॉवर्टी, गरीबी से गुजरना, प्लस इनके प्रति यहाँ पर एक डर फैलाना लोगों में। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनके मेंटल हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता चले जा रहा है ना। इवन यहाँ पे इनको मेडिकल केयर प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन यहाँ पे प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, लीगल सर्विसेज प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं, जस्टिस नहीं हो रहा है इनके साथ में, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फैमिली रिएक्शंस है LGBT चिल्ड्रन के ऊपर में वो भी काफ़ी खतरनाक है। स्टार्टिंग यहाँ पे फैमिली से, परिवार से हो रही है क्योंकि परिवार ही यहाँ पर इस प्रकार के बच्चे को रिजेक्ट कर दे रहा है। तो परिवार ही के साथ में ही रिजेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक इंसान अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो पेरेंट्स के साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, बट यहाँ पे कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं है इनके प्रति, तो उसकी वजह से मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा गांव वाले जो यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी से सफ़र कर रहे लोग हैं ना, इनकी आवाज़ कहीं पर भी नहीं सुनाई जाती है। मतलब कि इनकी आवाज़ कह सकते हो दबी की दबी रह जाती है। जबकि आज के समय पर जो प्लेटफॉर्म्स है कई सारे आ चुके हैं, है ना। आज के समय पर आप देख पाओगे ऑनलाइन का जो ज़माना है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कई सारे शहर के जो इस प्रकार के पर्सन्स हैं वो अपनी आवाज़ को यहाँ पे उठा रहे हैं, बट गांव के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पीछे देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके अलावा होमलेसनेस, बहुत सारा यहाँ पर LGBTQIA+ यूथ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। उसके अलावा इनके पास में भी घर वगैरह नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, और इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वो ड्रग के यूज़ में जाते हैं, यानी कि ड्रग्स का यूज़ करने लगते हैं। और ड्रग्स का यूज़ करने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आगे लाइफ है वो और ज़्यादा बर्बाद होती हुई चली जाती है। उनके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, कोई यहाँ पर रोज़गार उनको नहीं दे रहा है। उसके अलावा सोशली अनरिकग्नाइज के तौर पर कैटेगरी में रखा गया है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है इन सभी पर्सन्स के लिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, राइटर बोलते हैं सबसे पहली चीज़ सोसाइटी का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स LGBTQIA, ये एटीट्यूड हमें चेंज करना होगा। जो टीवी हैं, मूवीज़ हैं, ये सारी जो मूवीज़ हैं, टीवीज़ आपको देखने को मिलेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, ये एक सबसे बढ़िया टूल है। इसकी मदद से हम लोगों के प्रति जो है अवेयरनेस फैला सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं LGBTQIA कम्युनिटी को लेकर। जैसे मूवीज़ कई सारी हैं, जैसे बधाई हो मूवी है, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, इस प्रकार के कई सारी मूवीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर एक अच्छा जो मैसेज है वो दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो मैसेजेस वाली जो मूवी हैं खासकर LGBT कम्युनिटी को लेकर वो यहाँ पर बनाई जा सकती है। प्लस यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट से इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि LGBT कम्युनिटी वाले एलियंस हैं, एलियंस की तरह ट्रीट ना करो। यहाँ पर एक इक्वालिटी ट्रीट के ऊपर थोड़ा मेन फोकस किया जाए, क्योंकि अगर ये हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो भी यहाँ पर इनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है ट्रीटमेंट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ये प्रॉब्लम शुरुआती परिवार से हो रही है, तो परिवार को देखो जैसा भी है आपने एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि एक पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो परिवार में यहाँ पर अगर वो शेयर की जाएँ तो ऑब्वियस से बात उसका हल निकलता है। बट किसी के पास में परिवार नहीं होगा, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट होगा, तो उसकी वजह से जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं सफ़र करता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं LGBTQ पीपल की जो आवाज़ है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे प्लेटफॉर्म्स हम लोग को और ज़्यादा आवश्यकता है उन प्लेटफॉर्म्स की, जिससे कि हम लोग यहाँ पर ये मुद्दा थोड़ा सा और बड़े लेवल पर उठा सकें। अब उसके बाद यहाँ पर आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, मैं आपको ये डिस्कस करवाता हूँ। देखो ये जो आर्टिकल है ना, मैंने ऊपर वाला आर्टिकल और कुछ अलग से जो पॉइंट्स हैं सबको मिक्स करके आपको समझाया है। ऐसा नहीं है केवल ऊपर वाला आर्टिकल डिस्कस कर दिया, कुछ रेलिवेंट चीज़ें आपस में मिलाकर जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा
उस बेसिस पर आपको समझाया गया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम सेक्स मैरिज अपने आप में एक कंटेंशियस इशू है, एक विवाद है, ठीक है, दैट हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट। इसको लेकर कई सारी डिबेट्स, कई सारी लीगल बैटल्स आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं। आपने अपना आर्गूमेंट देना है, क्या आप सेम सेक्स मैरिज के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, आप सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हो या आप सपोर्ट नहीं करते हो, इसके बेसिस पर अपने आंसर लिखना है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, समलिंग विवाह एक विवादास्पद मुद्दा है जो भारत में बहुत बहस और कानूनी लड़ाई का विषय रहा है। इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। अगर दोनों में देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दोनों में अपना जो तर्क है वो दे सकते हो, ठीक है। अब तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है दोस्तों, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर मेंशन किया गया है, विल अ हाइक इन एमएसपी हेल्प फार्मर्स। बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो अलग अलग फसलों के ऊपर एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हाल ही में कुछ फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया। तो क्या इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से जो फार्मर्स हमारे किसान हैं उनकी मदद हो जाती है, उनकी इनकम बढ़ जाती है? हाँ बिल्कुल, ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ, अगर आप इन फसलों के ऊपर में एमएसपी इंक्रीज़ कर दो तो इससे यहाँ पे जो फार्मर्स की जो इनकम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि होता एग्जैक्टली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ एमएसपी का पूरा इशू क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम से आपको पता चल रहा है, एक तरफ जो हमारे फार्मर्स हैं वो कई सारी फसलों को उगा रहे हैं, ठीक है, तो और एमएसपी भी यहाँ पर सारी फसलों के ऊपर नहीं दिया जाता है, कुछ फसलों के ऊपर दिया जाता है। और अगर यहाँ पे कोई फार्मर वो फसल उगा रहा है जो एमएसपी के अंडर में आती है, और सपोज़ यहाँ पर उसने ये फसल उगा ली, कहीं मार्केट में बेचने गया, उसको यहाँ पे बहुत कम दाम मिल रहा है, लेकिन उसने दूसरी तरफ देखा कि सरकार इतना एमएसपी दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना तो प्रोवाइड करवा रही है, तो वो क्या करेगा, वो इस फसल को यहाँ पर सरकार को बेच देगा सीधा, उसके बदले में उस फार्मर को एमएसपी मिल जाएगा, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा। इससे फार्मर को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में अगर यहाँ पे इसका दाम कम में बिकेगा, है ना, ये कुछ यहाँ पर मतलब मार्केट में मेरा सामान बिका ना बिका, नहीं बिका, या फिर बहुत कम दाम मिला मुझे इसका, तो इस चीज़ की टेंशन यहाँ पे फार्मर्स को नहीं है, क्योंकि फार्मर्स को सरकार की साइड से एमएसपी एक मिनिमम अमाउंट पहले से ही सेट है कि भैया इतना रुपया दिया जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर जो पैसा है ये मेंशन किया जाता है, ये अमाउंट दिया जाएगा। इससे फार्मर्स को एक सपोर्ट मिल जाता है, उनको कोई इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मार्केट में अच्छा दाम नहीं मिला तो सीधा यहाँ पर एमएसपी के भाव में यहाँ पर बेच दिया जाएगा सरकार को। सरकार के पास में जो ये सस्ते दाम में सरकार जो है इन अनाज को खरीदती है, मतलब ये जो एमएसपी के बेसिस पर जो सरकार अनाज खरीदती है वो अनाज सीधा जो है आपको राशन के फॉर्म में मिल जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने नाम सुना होगा, है ना, राशन की शॉप में जो है ये जो अनाज है वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ये एमएसपी का आपको वर्क समझ में आया। तो एमएसपी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, सीधा जो फार्मर्स की इनकम है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, एमएसपी कैसे काम करता है, एमएसपी क्या है, सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया है ना, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही है। फार्मर्स को यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन किस चीज़ का है कि अब की बार का जो यहाँ पर आपने मानसून देखा है उसको लेकर थोड़े से इश्यूज़ हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, एल नीनो वाला सिचुएशन है जिसकी वजह से सूखा पड़ सकता है, हालात थोड़े से यहाँ पर नाजुक हैं और उसकी वजह से डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फार्मर्स की डिमांड ये थी कि देखो जो एमएसपी है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जो कि यहाँ पर अभी इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। डिमांड तो यही थी कि थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाए इसको। काफ़ी फार्मर्स चिंता में है क्योंकि उनका कहना यह है कि इतनी एमएसपी हमारे लिए इनफ नहीं है, ये सफिशेंट नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि एमएसपी जो ये बताई गई है सरकार के माध्यम से अनफेयर है, ये सही नहीं है, इससे फार्मर्स को ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, जो उगाया है वही सारा खर्चा है, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट फार्मर्स को इतना बढ़िया मिलेगा नहीं। तो ये इनसफिशेंट है, थोड़ा इनफ मात्रा में सफिशेंट वे में एमएसपी मिलती तो ज़्यादा बेहतर होता, जिससे यहाँ पे फार्मर्स बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाते। फार्मर्स को ज़रूरत है थोड़ी ज़्यादा एमएसपी की, वो ज़्यादा यहाँ पर सामान को परचेज़ कर सकें, ज़्यादा बेहतर से यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को संभाल सकें, ठीक है। ये यहाँ पर एग्जैक्टली कहना है।
सरकार जो है इन अनाज को खरीद कर कहाँ पे रखती है, अपने फूड ग्रेन स्टॉक के अंदर में रख लेती है। जब जब यहाँ पर मतलब राशन की देने की बारी आती है तो वो राशन जो है आपको इसे स्टॉक से दिया जाता है। तो एमएसपी क्या है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि एक मिनिमम प्राइस है वो किसी भी फसलों को लेकर, जो कि सरकार एक सपोर्टिव तौर पर हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करवाती है। एमएसपी जो है किन किन फसलों को लेकर दिया जाता है मैं आपको ये समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और याद रखना, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, दैट इज़ CACP, ठीक है। तो CACP ने रेकमेंड किया है एमएसपी को। इन्होंने बोला है कि भैया 23 फसलों के ऊपर एमएसपी देनी चाहिए। तो 23 फसलों के ऊपर आज के समय पर एमएसपी दी जाती है। और जो शुगर के जो गन्ना है, गन्ने के ऊपर एमएसपी नहीं, लेकिन फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस है, इसने ये सारी बातें बोली थी, ये रेकमेंड किया था। ये जो बॉडी है ना CACP, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। 1965 में इसको बनाया गया था। एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देने का काम करती है, बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है उसकी एडवाइस मानती है या नहीं मानती है, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा जो हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये आपको पता होगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन सारी चीज़ों को अप्रूव करने का काम करता है, ठीक है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये क्या करता है, ये रिकमेंड करता है कि भैया इसके ऊपर एमएसपी देनी चाहिए, और अप्रूव करने का काम किसका है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो आज के समय पर कितनी फसलें हैं, 23 फसलें हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जाती है, जिसमें से 7 सीरियल्स हैं, जिसमें पैडी है, गेहूँ है, बारले है, ज्वार है, बाजरा है, मेज़ है, रागी है। 5 दालें हैं, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल। 7 ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट, रेप सीड, सोयाबीन सीड, सनफ्लावर सीड, सेसमम, सैफ्लावर सीड और नाइजर सीड, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप में आप देख पाओगे तो 4 रॉ कॉटन्स हैं, रॉ जूट है, कोपरा है, और बेसिकली यहाँ पर शुगर है, शुगर केन। शुगर केन में हम लोग एमएसपी नहीं देते हैं, शुगर केन पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, यह आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपकी बार आपको पता होगा नाइजर सीड को लेकर प्रश्न बन गया था कि क्या नाइजर सीड के ऊपर एमएसपी दी जाती है या नहीं दी जाती है, तो बिल्कुल दी जाती है। तो यूपीएससी ने 2015 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो शुगर केन का है, इसको अप्रूव कौन करता है। रेकमेंड नहीं पूछा, ध्यान रखना, रेकमेंड नहीं पूछा है, अप्रूव कौन करता है। तो अप्रूव करने का काम किसका है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। और अगर पूछा रेकमेंड कौन करता है, तो रेकमेंड करने का काम किसका है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। समझ गए। तो इस डिटेलिंग से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा जो क्वेश्चन है आपकी बार प्रीलिम्स 2023 का है। क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। क्या कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाती है नाइजर सीड्स के ऊपर में, नाइजर सीड्स को एमएसपी देती है सरकार। दूसरा, नाइजर सीड बेसिकली एक प्रकार की खरीफ क्रॉप है। तीसरा, कुछ ट्राइबल पीपल इंडिया के अंदर में वो नाइजर सीड्स का यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल के लिए, ठीक है। नाइजर सीड ऑयल का यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पज़ के लिए। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। नाउ यहाँ पे बात की जा रही है विल बेटलगेउस एक ब्राइट रेड जायंट स्टार है, यानी कि थोड़ा चमकता हुआ लाल कलर का बड़े साइज़ का सितारा है, जो कि क्या ख़त्म हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, जापान से रिसर्चर्स हैं, स्विट्ज़रलैंड से काफ़ी सारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमने इस सितारे को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया है, और इस सितारे को एनालाइज़ करते हुए पता ये चलता है कि जो ये स्टार है ये अपनी लेट कार्बन बर्निंग स्टेज पर है, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, धीरे धीरे डिम हो रहा है। पहले कुछ महीनों के कंपैरिजन में काफ़ी डिम हो चुका है, अपनी लाइट को, ब्राइटनेस को खो चुका है, ठीक है। इस प्रकार की बात बोली जा रही है। तो जल्दी हो सकता है कि जो ये स्टार है एक सुपरनोवा बन जाए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और उसी चीज़ को लेकर बताया गया। क्या बताया गया, देखो जैसे ह्यूमंस के अंदर में, ठीक है, एक मानव के अंदर जो हार्ट बीट्स हैं, अगर वो जो हमारा दिल धड़क रहा है ना, वो अगर बहुत धीरे हो जाए या एबनॉर्मल कंडीशन में धड़के, तो कहीं ना कहीं इससे हार्ट के ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही कंडीशन इस बेटलगेउस का है, ये कहीं ना कहीं डिम होता चले जा रहा है, इसकी ब्राइटनेस ख़त्म होती चली जा रही है, और पॉसिबिलिटी है ये एक ही बार में सुपरनोवा बन जाएगा। जल्दी यहाँ पर ये बेकार होने वाला है, जो सितारा है ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, जबकि एक बहुत ह्यूज साइज़ का सितारा है। तो आपसे एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है बेटलगेउस के बारे में। तो ये बेटलगेउस क्या है, तो आपने बता देना है कि एक रेड जायंट स्टार है। तो बेटलगेउस एक रेड सुपर जायंट स्टार है, बड़े साइज़ का, ठीक है, जो कि ओरियन के कॉन्स्टिलेशन को पूरा करता है। अब ये थोड़ा मैटर करता है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। दोस्तों कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, आसमान में सितारे हैं,
वो सितारे अगर किसी एक शेप को बना रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टलेशन कहलाता है। अगर मैं इस पिक्चर को आप ऐसे थोड़ा टर्न करके देखो तो एक इंसान दिख रहा है जिसके हाथ में यहाँ पर कुछ तलवार वगैरह है ना, इस प्रकार से हंटर दिखाई पड़ रहा है, उसी को ओरियन बोलते हैं। देखो इस प्रकार से, तो ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये क्या कर दिया इसने, एक शेप बना दिया ओरियन का। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सितारे हैं सारे, लेकिन इन्होंने एक शेप बनाया ओरियन का। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो ओरियन वाला कॉन्स्टिलेशन ऐसे दिख रहा होगा, इसको टिल्ट करके अगर आप देखोगे तो ये है, ये तलवार है, ये यहाँ पर पूरा शरीर हो गया। तो इसी ओरियन कॉन्स्टिलेशन को पूरा करता है बेटलगेस स्टार। ये थोड़े बड़े साइज़ का भी है। इससे बड़े साइज़ का राइगल भी आपको दिख रहा होगा, रीगल। रीगल और बेटलगेस ये दोनों बड़े बड़े साइज़ के आपको सितारे दिख रहे होंगे। तो ओरियन कॉन्स्टिलेशन को पूरा करता है। ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई। आगे आते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये अपने आप में एक ब्राइटेस्ट स्टार है। रात में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चमकता है, अपने आप में बहुत बड़े साइज़ का है। अभी तक का जो डिस्कवर किया गया है, ये सितारा पृथ्वी से लगभग 650 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ठीक है, और एक जाना माना स्टार है। बोला जाता है इसका जो साइज़ है वो लगभग 700 मिलियन माइल्स है, यानी कि इसका डायमीटर देखोगे तो 1.2 बिलियन किलोमीटर्स का, माय गॉड, 1.2 बिलियन किलोमीटर्स का डायमीटर सितारे का देखने को मिलेगा। 764 टाइम्स एज लार्ज एज सन, जो हमारा सूर्य है, सूर्य से 764 गुना ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर ये। ठीक है, अब जाना किस लिए जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वैसे तो चमकता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा डिम होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ समय में। ठीक है, अब कहीं पर बताया गया 764 टाइम्स। अब कई बार आप देख पाओगे जो रेड सुपर जाइंट है ये 20 टाइम्स बिगर देन सन देखने को मिलेगा, इससे कई ज़्यादा गुना देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जल्द ही सुपरनोवा बन सकता है। अब सुपरनोवा मतलब क्या होता है, देखो सुपरनोवा एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है ऑफ अ डाइंग स्टार, यानी एक सितारा जो कि ख़त्म होता जा रहा है, मर रहा है धीरे धीरे करके, उसमें लास्ट में एक एक्सप्लोजन होना, बहुत बड़ा धमाका होता है। तो ये इवेंट यहाँ पर होता है और इसके बेसिस पर, यानी कि देखो जैसे बड़ा सा सितारा होता है वो डाइंग मतलब मरने की स्टेज पर आ जाता है, लास्ट स्टेज पर जाता है, जो एक्सप्लोजन होता है ना, वो एक्सप्लोजन बहुत ब्राइटफुल होता है। जब ये फटता है तो एकदम से बिल्कुल चमक ही चमक हो जाती है, ब्राइट और पावरफुल होता है। और ये जो स्टार है जैसे एक्सप्लोजन हो जाता है, यानी कि जैसे एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोड होने के बाद में ये न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, न्यूट्रॉन स्टार के साथ साथ यहाँ पर ब्लैक होल में बदल जाता है, या ब्लैक होल में बदलने के बजाय ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। समझ गए? तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये बेटलगेस क्या है या फिर ये सुपरनोवा क्या है, ये आपने देख लिया। एक सेकेंड रुको, एक पिक्चर मैंने यूज़ किया था। सुपरनोवा में लास्ट में इस प्रकार से एक्सप्लोजन होता है, ये देखो। ठीक है, अब सितारा है, ये एक्सप्लोड होगा, इस प्रकार से लाइट और एनर्जी रिलीज़ होगी और उसके बाद में या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या ये ब्लैक होल बन जाएगा, या फिर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ गए दोस्तों इस बात को? तो यहाँ पर ये था हमारा एक छोटा सा आर्टिकल। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा होगा। एक सेकेंड रुको, लोड होने दो, पता नहीं क्या हो गया इससे। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन था कि जो कोविन का वैक्सीनेशन डेटा है वो ब्रीच हुआ है, बट सरकार ने मना किया है, कोई डेटा कोई ब्रीच नहीं है, वो कोई डेटा यहाँ पर नहीं लीक हुआ है। ठीक है, बस वो यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके अलावा प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको सही देखने को मिलेंगे, बोथ 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, हमारे देश में उसको प्रमोट करता है। दूसरा, NPCI ने रुपे को लॉन्च किया है, रुपे जो कि बेसिकली एक कार्ड पेमेंट स्कीम है। तो दोस्तों इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।